माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि मात्र 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखिए, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि कौन से विषय में कितने नंबर वाले कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, हमारे जो समाज शास्त्र का पेपर होता है उसमें देखिए हमारे 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी आता है। उसके बाद हमारा जो होता है 3 नंबर वाला 10 क्वेश्चन आता है, जहां से आपको मिलते हैं 30 नंबर। तो देखिए, आज की वीडियो में हम उन्हीं 10 क्वेश्चनों को कंफर्म करने वाले हैं जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हमारा 30 नंबर कंफर्म होने वाला है। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न हमने मॉडल पेपर से लिए हैं। तो आज की वीडियो में 30 नंबर आप कंफर्म होने वाला है। अगर आप वीडियो पे नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो वीडियो में लास्ट में रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूरी किताब से 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि नातेदारी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर आपको क्या लिखना है। नातेदारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है जो प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। देखिए, जो प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली से जो आपके जो दादा आपके हैं, आपके दादाजी के पुत्र आपके चाचा हैं और आपके पापा हैं, तो ये क्या है, ये नातेदारी में आ रहे हैं, यानी कि ये प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 3 नंबर। तो सिर्फ लिखना नहीं है, आपको समझना भी है और पढ़ना भी है आपको। देखिए, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन समाज से संबंधित होता है। कुछ विद्वानों के विचार में सामाजिक ढांचों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन होता है। कुछ विद्वान का कहना है कि समाज के ढांचों में जो परिवर्तन होता है वही सामाजिक परिवर्तन होता है। इसके विपरीत यानी इसका उल्टा कुछ और विद्वान का कहना है कि सामाजिक संबंधों के अंतर को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यानी जो सामाजिक संबंध होता है उसके अंतर को ही क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इतना आपको लिखना है इसका उत्तर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 नंबर। तो 3 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आगे बोर्ड एग्जाम में पूछ जाएंगे, जहाँ से आपको 30 नंबर मिलेगा। तो आज की वीडियो में उन्हीं 10 क्वेश्चनों को हम तैयार करेंगे। मैं आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगा, जहाँ से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण बताइए। तो उत्तर देखिए, पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पर्यावरण को संरक्षित करना, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना, और तीसरा है वृक्षों का अवैध कटान व वृक्षों का संरक्षण करना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर यहाँ से आपके भी कन्फर्म हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन ये भी इसमें आप लिखेंगे, आपको यहाँ से 3 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। तो सभी क्वेश्चन जितने बता रहा हूँ सभी तैयार कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपका 30 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है जनजाति को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए, गिलिन के अनुसार स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं। यानी स्थानीय संग्रह यानी लोगों का समूह, ऐसे समूह को हम जनजाति कहते हैं जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करते हों, एक सामान्य भाषा बोलते हों, सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करते हों, उन्हें जनजाति कहेंगे। जैसे कि देखिए, आप लोग फोन में देखते होंगे, मूवी में देखते होंगे, कहीं कहीं जंगली लोग जो रहते हैं एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, अधनंगे, एक ही तरह से भाषा बोलते हैं और एक ही तरह से व्यवहार करते हैं, तो वो एक जनजाति हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि लघु समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, लघु समुदाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये लोग निश्चित भूभाग पर कार्य करते हैं। यानी लघु समुदाय छोटे समुदाय की विशेषता, ये लोग क्या निश्चित भूभाग पर कार्य यानी थोड़े से जमीन पर कार्य करते हैं, मतलब खेती करते हैं। इनका जीवन सामान्य होता है और ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं, यानी खुद खेती करते हैं, उससे अनाज पैदा करते हैं और खाते पीते हैं उसी से, यानी ये खुद पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है। उदारीकरण से तात्पर्य अर्थव्यवस्था पर शासन के नियंत्रण को धीरे धीरे शिथिलीकरण और अंततः उसकी समाप्ति से है। दूसरे शब्दों में, उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था के कार्यकरण
कार्यक्रम में बाजार की भूमिका की पुनः स्थापना और सरकार के हस्तक्षेप का निषेध करना। यानी उदारीकरण से तात्पर्य है अर्थव्यवस्था पर शासन के नियंत्रण को धीरे धीरे यानी खत्म करना, जो सरकार का नियंत्रण उसे धीरे धीरे खत्म करना। दूसरे शब्दों में कहें तो उदारीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम में बाजार की भूमिका जो है पुनः स्थापित करना और सरकार के हस्तक्षेप का निषेध करना, ये होता है उदारीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जनजातीय समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, जनजाति के दो प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, जनजाति के सभी सदस्य आपस में नातेदार तो नहीं होते, अपितु प्रत्येक भारतीय जनजाति में नातेदारी प्रथा एक सशक्त संगठनात्मक, नियंत्रणात्मक एवं एकात्मक सिद्धांत के रूप में क्रियाशील रहती है। ये हो गया पहली विशेषता। अब देखिए दूसरी विशेषता क्या है। देखिए, जनजातियां अंतर्विवाहित होती हैं और कुलों एवं उपकुलों में बंटी होती हैं। कुल स्वजन समूह होने के नाते बहिर्विवाहित होती है, यानी कि अपने कुल से मतलब जैसे कि बहिर्विवाहित यानी कि दूसरे कुल में शादी करना, ये होता है बहिर्विवाहित। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। तो देखिए उत्तर, बिपिन चंद्र के अनुसार सांप्रदायिकता मौलिक रूप से और सबसे ऊपर एक विचारधारा है जिसके सांप्रदायिक दंगे व और अन्य रूप में सांप्रदायिक जो है सांप्रदायिकता क्या है, हिंसा परिणाम है। सांप्रदायिकता जो है हिंसा का परिणाम है। सांप्रदायिक विचारधारा तो बिना हिंसा के भी अस्तित्व में बनाए रख सकते हैं, परंतु सांप्रदायिक हिंसा बिना सांप्रदायिक विचारधारा के नहीं हो सकती। ये होता है सांप्रदायिकता का अर्थ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्राम पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, ग्राम पंचायत के 3 कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम को बढ़ावा देना। दूसरा, शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाकर व एकत्र करना। सरकारी उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण में सहयोग करना, विशेष रूप से वित्त को स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचाना। यानी जो जो जैसे कि जहाँ का ग्राम प्रधान है उस प्रधान को जो वहाँ की कमी है उसको अधिकारी तक पहुंचाना, ये उसका कार्य होता है। तो इतना आपको लिखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हुंडी से क्या आशय है। तो देखिए, हुंडी एक प्रकार का ऋण पत्र होता है। इसे व्यापारी लंबी दूरी के व्यापार में उपयोग करते थे। हुंडी को देश के प्रत्येक कोने में स्वीकार किया जाता था। जैसे इस प्रकार से पैसा है उसी प्रकार से हुंडी कोई मुद्रा की तरह था, क्योंकि व्यापार प्राथमिकता में इन समुदायों की जाति व नातेदारी क्षेत्रों में होता था। तो ये हुंडी था। हुंडी जो क्या एक ऋण पत्र था, यानी जो कर्ज वाला पत्र कह सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं 2 परिवर्तनों को बताइए। यहाँ पर एक दो। तो देखिए, उपनिवेशवाद के फलस्वरूप संचार एवं परिवहन के साधनों के विकास तथा प्रशासनिक एकरूपता के कारण एकीकरण एवं राष्ट्रवाद की भावना के विकास को बढ़ावा मिला। ये हो गया पहला परिवर्तन। दूसरा देखिए, इसके उपनिवेशवाद के पश्चात शिक्षा एवं चिंतन का प्रचार प्रसार हुआ। इसके आधार पर परंपरागत रूढ़ियां, धार्मिक एवं जातीय कुरीतियों में सुधार के प्रयास आरंभ हुए। यहाँ आगे लिख दीजिएगा उपनिवेशवाद के पश्चात शिक्षा एवं चिंतन का प्रचार प्रसार हुआ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए, न्याय का सार निष्पक्षता, कानून की कोई भी प्रणाली अधिकारियों के संस्तरण के माध्यम से ही कार्यरत होती है। यानी अधिकारियों के माध्यम से ही वो कार्य करती है। कोई भी प्रणाली होती है कानून की, जैसे कि कानून पुलिस बनाया है तो पुलिस के द्वारा ही वह अधिकारी हैं जो कार्य कर रहे हैं। ऐसे प्रमुख मानदंड जिसमें नियम और अधिकारी संचालित होते हैं उसे संविधान कहते हैं। जिसमें नियम और कानून क्या होता है, नियम और कानून और अधिकारी संजय जिससे चलते हैं, जिसके आधार पर वही होता है संविधान। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी भारतीय गांवों में हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना के बताना है। देखिए, हरित क्रांति के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, देश में खाद्यान्न उत्पन्न
खाद्यान्न का उत्पादन और खाद्यान्न गहनता में वृद्धि के फलस्वरूप भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। किससे? हरित क्रांति से। दूसरा है कृषि में नवीन मशीनें जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार तकनीकी के प्रयोग से कृषि का स्तर बढ़ा तथा कम समय में और कम श्रम में अधिक उत्पादन संभव हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है जनसांख्यिकी क्या है? तो देखिए उत्तर, जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। हिंदी में इसे जनांख्यिकी भी कहा जाता है। इसका अंग्रेजी पर्याय है डेमोग्राफी। यूनानी शब्द के दो शब्द डेमोस यानी कि जन यानी कि लोग और ग्राफी यानी कि वर्णन यानी कि लोगों का वर्णन मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है लोगों का वर्णन। डेमोग्राफी का अर्थ क्या है? लोगों का वर्णन। तो यह है जनसांख्यिकी। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं? तो देखिए ऐसे परिवार जिनमें माता परिवार की प्रमुख होती है मातृवंशीय परिवार कहलाते हैं। जनजातियों में ऐसे परिवार पाए जाते हैं जिसमें जो होती माता प्रमुख होती है। जैसे कि नानी जो आपकी हैं आपकी मम्मी को जन्म दिया और फिर आपकी मम्मी ने क्या किया, अगर आप नानी के घर बने होते तो आपकी नानी जो वहाँ के प्रमुख हैं। इसी प्रकार से जहाँ पे महिला प्रमुख होती है वही होता है क्या? मातृवंशीय परिवार। अगला क्वेश्चन है आधुनिकीकरण आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। तो देखिए आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इसमें नागरिककरण में वृद्धि, समानता, स्वतंत्रता तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। दूसरा है यह विज्ञान और प्रौद्योगिक विकास की आत्मा है। इससे भिन्न प्रकार के ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। इससे आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती है। इतना आपको लिखना है आधुनिकीकरण की विशेषता। यहाँ से आपको मिलेंगे 3 नंबर। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर, सामाजिक परिवर्तन एक सामान्य अवधारणा है जिसका प्रयोग किसी भी परिवर्तन के लिए किया जा सकता है जो अन्य अवधारणा द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता, जैसे कि आर्थिक अथवा राजनीतिक परिवर्तन। ये होता है सामाजिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण नगरीय शहर क्या है? तो देखिए जी.एस. बेहरबीन के अनुसार ग्रामीण नगरीय शहर वह अंतर्वर्ती क्षेत्र है जो सुस्पष्ट नगरीय भूमि उपयोगों और कृषि में लगे क्षेत्र के बीच फैला रहता है। भारतीय समाज के संदर्भ में आज ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा पूर्णतया लागू होती है। आज ग्रामीण समुदाय की विशेषता नगरीय समुदाय में तथा नगरीय समुदाय की विशेषता ग्रामीण समुदाय में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। यहाँ पे रहेगा नगरीय समुदाय। नगरीय तो आज क्या है, आज भारत के गांव में देखिए ग्रामीण समुदाय की विशेषता शहरों में मिलती है और शहरी समुदाय की विशेषता गांव में भी मिलती है। जैसे कि बहुत सी चीज़ जो शहर में मिलते थे आजकल गांव में भी मिलने लगे हैं, यानी गांव शहर आजकल बराबर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए किन्हीं 3 संघों के नाम लिखिए। तो देखिए उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए 3 संघों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII। दूसरा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की। तीसरा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी कि एसोचैम। तो ये 3 जो हैं संघ हैं उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए वर्ग अर्जित परिस्थिति पर आधारित होता है। वर्ग का मुख्य आधार आर्थिक है। व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा और फिर ज्ञान आदि के द्वारा वर्ग में अपनी स्थिति को उच्च कर सकता है। वर्ग को मुख्यतः 3 भागों में व्यक्त किया गया है। देखिए निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। देखिए निम्न वर्ग जो लोग गरीब हैं, कम पढ़े लिखे नहीं हैं, वो निम्न वर्ग में आते हैं। उनसे थोड़ा अधिक जो पैसे वाले हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, वो मध्यम वर्ग में आते हैं। जो सबसे अधिक पैसे वाले हैं, अमीर लोग हैं, जो अधिक पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, वो उच्च वर्ग में है। तो निम्न वर्ग का व्यक्ति भी उच्च वर्ग में हो सकता है अगर वो ज्ञान, शिक्षा और योग्यता के द्वारा उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो इस प्रकार से हो जाएगा वर्ग। तो दोस्तों इस प्रकार से क्लास 12
समाजशास्त्र के 20 सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से आपका 10 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपके देखिए 30 नंबर कन्फर्म हो गए हैं। अगर आप इन 20 क्वेश्चनों को याद करेंगे तो यहाँ से आपका 30 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।